नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे? ये किसने तय किया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश होगा? संविधान सभा की मांग क्यों उठी थी और इसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी के बारे में शुरुआत से अंत तक। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। शुरुआत करते हैं कि संविधान सभा की मांग आखिर कैसे उठी। दरअसल भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 यानी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 यानी कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसे सन 1940 यानी कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑगस्ट ऑफर भी कहते हैं। सन 1942 में यानी कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया यानी कि उसे ठुकरा दिया था। भारत में मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा की योजना सामने रखी थी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था। नाउ हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली तो ये थी कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की जानी थी और 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को जो आवंटित की गई सीटें थी उनमें से 296 सीटों में से 292 सदस्यों का जो चयन होना था वो 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा होना था और 4 का जो चयन होना था वो मुख्य आयुक्त के प्रांतों द्वारा होना था। दूसरी विशेषता ये थी कि हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर समझा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरी विशेषता ये थी कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जो होना था वो 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 जो सदस्य थे, पहले तो थे मुस्लिम, दूसरे थे सिख और तीसरे थे सामान्य। चौथी विशेषता ये थी कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवी विशेषता ये थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः ये स्पष्ट हो गया था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। नाउ हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन की। दरअसल संविधान सभा के लिए चुनाव जो करवाए गए थे वो जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में करवाए गए थे। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं।
हालांकि देसी रियासत को जो 93 सीटें आवंटित की गई थी वो भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय शामिल थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, आंग्लो भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। इनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 9 दिसंबर इन 1946, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे वो सभा के उपाध्यक्ष थे। अतः संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन की, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की एक झलक थी। इसमें कहा गया है कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की भी घोषणा करती है। दूसरी बात इसमें ये कही गई थी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं तथा अन्य क्षेत्र जो हैं जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब कि भारतीय संघ में 4 प्रकार के क्षेत्र जोड़े गए थे। पहले थे ब्रिटिश भारत में सभी शामिल क्षेत्र, दूसरा था भारतीय राज्यों में सभी शामिल क्षेत्र और तीसरा था भारत के बाहर जो इस प्रकार के सभी क्षेत्र थे और चौथा था अन्य क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तीसरी बात इसमें यह कही गई थी कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और यदि कोई क्षेत्र चाहेगा कि उनकी जो विशिष्ट शक्तियां हैं वो उनमें निहित रहें तो उनको वो शक्तियां प्रोवाइड करवाई जाएंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां इन राज्यों को प्राप्त होंगी, केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित हैं। ठीक है। चौथी बात इसमें यह कही गई थी कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, यानी कि इसमें जनता प्रमुख थी। पांचवी बात इसमें यह कही गई थी कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठी बात इसमें यह कही गई थी कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवीं बात इसमें यह कही गई थी कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आठवीं बात इसमें यह कही गई थी कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। अतः इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 यानी कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया था। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है, यानी कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी है। हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे।
संविधान सभा से खुद को दूर करने वाली जो देसी रियासत थी, उनके प्रतिनिधि धीरे धीरे अब इसमें शामिल होने लगे थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा में सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 यानी कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई जो माउंटबेटन योजना थी, उसको स्वीकार करने के बाद अन्य देसी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी और भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी सभा में शामिल होने लगे थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बेसिकली 3 परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन तो ये था कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया था। दूसरा परिवर्तन ये हुआ था कि संविधान सभा अब एक विधायिका बन गई थी। सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए थे। पहला था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून को लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन में करना था। इस प्रकार संविधान सभा जो थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब इसकी बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा परिवर्तन ये हुआ था कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य यानी कि जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से संबंधित सदस्य थे वो संविधान सभा से एकदम अलग हो गए थे। इसकी वजह से सन 1946 यानी कि 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की जो कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी थी। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे उनकी संख्या 296 से 229 हो गई और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई थी। एडिशनल की अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान के निर्माण और आम कानून लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए थे। पहला तो ये था कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा यह था कि इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा ये था कि इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। चौथा ये था कि इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। पांचवा ये था कि इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस दौरान संविधान सभा की कुल बैठक की संख्या जो थी वो 11 थी, यानी कि इस दौरान 11 बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों यानी कि 60 कंट्रीज़ के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 टू 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली जो संसद के निर्माण में तक की भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। यानी कि अगर हम बात करें भारत की अंतरिम संसद के बारे में तो वो थी संविधान सभा, जिसने 1951 से 1952 तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। बात करते हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम निम्न प्रकार हैं। बड़ी समितियों के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। इसमें संघ शक्ति समिति आती है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन पावर्स कमेटी भी कहते हैं। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे हम यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी कहते हैं।
तीसरी थी प्रारूप समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसको इंग्लिश में हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अगली थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको इंग्लिश में हम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी कहते हैं। अगली समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको इंग्लिश में हम एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज भी कहते हैं। ये जो बड़ी समितियां थी, इनकी 5 उप समितियां भी थीं। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, जिसे इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी भी कहते हैं। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जिसे हम इंग्लिश में माइनॉरिटीज़ सब कमेटी भी कहते हैं। तीसरी समिति थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदुलई थे, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज एंड सब कमेटी भी कहते हैं। अगली थी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति। इसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी भी कहते हैं। अगली थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसे हम इंग्लिश में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी कहते हैं। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे हम इंग्लिश में स्टेट कमेटी भी कह सकते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसे हम इंग्लिश में स्टीयरिंग कमेटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं छोटी समितियों की, जिसे हम अदर कमेटीज़ के नाम से भी जानते हैं। पहली थी इसमें वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसे हम इंग्लिश में फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी थी प्रत्यायक कमेटी, जिसे हम क्रेडेंशियल कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरी सदन समिति थी, इसके अध्यक्ष B पट्टाभिसीदा रमैया थे। इसको हम इंग्लिश में मेंबरशिप कमेटी भी कहते हैं। चौथी थी कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस कमेटी भी कहते हैं। पांचवी थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट एडहॉक कमेटी भी कहते हैं। छठी थी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष GV मावलंकर थे। सातवीं थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष S वरदाचारी थे, जिसे हम इंग्लिश में कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ये जो S वरदाचारी थे वो सभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। आठवें थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष B पट्टाभिसीदा रमैया थे, जिसे हम इंग्लिश में चीफ कमिश्नर्स कमेटी भी कहते हैं। अगली जो समिति थी संघीय संविधान को वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष नालिनी रंजन थे, जिसे हम इंग्लिश में फाइनेंशियल प्रोविजन कमेटी भी कहते हैं। अगली थी भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष SK डर थे, जिसे हम इंग्लिश में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी कहते हैं। अगली थी प्रेस दीर्घा समिति, जिसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थी, जिसे हम इंग्लिश में प्रेस गैलरी कमेटी भी कहते हैं। अगले नागरिकता पर तदर्थ समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष S वरदाचारी थे, जो सभा के सदस्य नहीं थे, जिसे हम इंग्लिश में सिटीजनशिप एडहॉक कमेटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं द ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, यानी कि प्रारूप समिति क्या थी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी ये प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनका नाम निम्न प्रकार है। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे N गोपाला स्वामी आयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। सातवें थे TT कृष्णामाचारी। इन्होंने सन 1948 में यानी कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद
उनकी जगह ले ली थी। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के पहले प्रारूप को तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से कम का समय लिया था। इस दौरान उसकी कुल जो बैठक हुई थी वो 141 बैठक हुई थी। ठीक है, 141 बैठकें हुई थी इस दौरान। नाउ हम बात करेंगे एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि जब संविधान प्रभाव में आया तब क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। इस बार संविधान जो है वो पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 में विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। ये जो कार्य था वो 17 नवंबर 1948 तक चला था। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए थे, जिनमें से वास्तव में केवल 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई थी। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में उस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ही उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर साइन किया, यानी कि संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हम भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि संविधान का प्रवर्तन क्या था। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े प्रावधान जो थे वो लागू हो गए थे। इनमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 जो थे वो लागू हो गए थे। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को ये जो आर्टिकल्स थे वो लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में भी देखा जाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आखिर हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रही हूँ। दरअसल इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में यानी कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज की दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 जो था वो लागू रहा था। नाउ हम बात करते हैं द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी के बारे में, यानी कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति क्या थी। जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो 8 जुलाई 1946 यानी कि 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसमें
कई सदस्य थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गार्गिल, हुमायूं कबीर और के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को भी समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या शामिल कर लिया गया था। समिति की 2 बैठक हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी वो 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी और दूसरी बैठक जो हुई थी वो 15 से 17 अगस्त को बम्बई में हुई थी। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र प्रारूप भी चर्चा की गई थी। नाउ हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि इसके कुछ आवश्यक जो तथ्य थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला तो ये था कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा ये था कि सर BN राव जो थे उन्हें संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे हम कानूनी सलाहकार के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा ये था कि HVR अयंगर जो थे उन्हें संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। चौथा ये था कि LN मुखर्जी जो थे उन्हें संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया, जिसे हम चीफ ड्राफ्टमैन भी कहते हैं। पांचवा ये था कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के रूप में जाना जाता है। मूल संविधान एक प्रवाहमय यानी कि इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। छठा ये है कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। सातवां ये था कि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था एवं बिहुहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय, सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। आठवां ये है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया था। नाउ हम बात करते हैं ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 394 का को जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला तो यह है कि इस प्रकार के प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा कि संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा और संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है उसको हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। दूसरा ये था कि इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा होगी तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त परीक्षण करेंगे। तीसरा ये था कि संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सपनों, बलिदानों और लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। संविधान सभा की मेहनत, विभिन्न समितियों के विचार विमर्श और देश के भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निर्णयों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। आज हमारा कर्तव्य केवल अपने अधिकारों को जानना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है, ताकि हम एक मजबूत, समरस और प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकें। आइए हम सभी संविधान की भावना का सम्मान करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।